जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी। आज जो हमारा क्लास होने जा रहा है वो है वीकर सेक्शंस, डेली वोमेन एंड माइनॉरिटी के संबंध में। कमज़ोर वर्ग, दलित स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक के बारे में कमज़ोर वर्ग, दलित स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक के बारे में आज का क्लास होने जा रहा है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। भारतवर्ष नहीं, सोशलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट कहीं का भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा क्लास होने जा रहा है वो वीकर सेक्शन, डेली वोमेन एंड माइनॉरिटी के बारे में होने रहा है। कमज़ोर वर्ग, दलित स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक। भारतीय समाज में कमज़ोर वर्ग समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक विशेष पहलू है। कोई भी समाज तब तक स्वस्थ और सबल नहीं हो सकता जब तक समाज का हर अंग व्यवस्थित जीवन न जिए। अनुसूचित जातियां, दलित, अनुसूचित जनजातियां, स्त्रियां, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग आदि कमज़ोर माने जाते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं। वर्षों से कुछ समाजशास्त्री इनकी समस्याओं के मूल्यांकन एवं उनकी परिस्थिति में आ रहे परिवर्तनों के अध्ययन में प्रयत्नशील रहे हैं। वैधानिक दृष्टि से उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए चाहे कितने भी कदम उठाए गए हो, व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया जारी है। उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरता नहीं दर्शाई जाती। दलित, अनुसूचित जातियां, दलित शेड्यूल कास्ट। व्हाट इज दलित शेड्यूल कास्ट? दलित शेड्यूल कास्ट क्या है? दलित शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जातियां, जाति व्यवस्था का भयंकर अभिशाप है। जाति व्यवस्था जो है भारतवर्ष में भयंकर अभिशाप है। जाति विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। सबसे ऊंचा जाति ब्राह्मण का, उसके बाद क्षत्रिय का, उसके बाद वैश्य का, सबसे नीचे जातियां जो है शूद्र का होता है। तो जातियां जो है भारतवर्ष में अनेक जातियां बटा हुआ है। उस जातियों में भी विभिन्न जातियां हैं। हिंदू हो गया, हिंदू में कितना जातियां हैं, उसमें वैश्य हो गया, डोम हो गया, चमार हो गया, मुसहर हो गया, विभिन्न जातियों में भारतवर्ष बटा हुआ है। तो मानव में इतना अधिक अंतर संसार के किसी भी समाज व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। इतना जो डिफरेंस जातियां है, इतना जातियां कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इसी पर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संसार की एक अनहोनी घटना कहा है। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संसार की अनहोनी घटना कहा है, जो विश्व के किसी अन्य स्थान पर या प्राचीन या वर्तमान समाज में नहीं पाई गई है। माने विश्व में कहीं भी ऐसा जो है सो जातियां का भेद नहीं पाया गया है। जितना जातियां भारतवर्ष में है, ऊंचे से नीचे सभी अपने विभिन्न कास्टों में जो जातियां, मानव का शरीर तो एक ही है, सबका खून एक है, लेकिन जातियां विभिन्न है। विभिन्न जातियों में सभी को अंतर कर दिया गया है। तो उस जातियों को विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है और भारतवर्ष में ही है, वर्ल्ड के किसी संसार में ऐसा नहीं है। तो यह सामाजिक असमानता का वह रूप है जिसके आधार पर मनुष्य के समीप आने, देखने और स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। इसमें यही है, जो जातियां जो इतना बटा हुआ है, इसमें विभिन्न जातियों को विभिन्न कैटेगरियों में रखने से उसमें छोटी जातियां जो है वो अस्पृश्य का भावना से देखा जाता है। छोटियों जाति को निम्नहीन दृष्टि से देखा जाता है। स्पर्श अपवित्र। परंपरागत भारत में इन्हें मग्न, पुरुष, बाद जाति, अंतर्जात, अवर्ण, चंडाल, पंचम, अछूत, अस्पृश्य, अपेक्षित माना जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें दलित वर्ग कहा है। अंग्रेजों ने डिप्रेस्ड क्लास कहा। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जातियां कहा गया। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन नाम दिया। साइमन कमीशन तथा सरकारी विज्ञप्ति द्वारा
1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। स्वतंत्र भारत में भी इसी नाम का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति विभिन्न नामों से जानी गई है। अनुसूचित जाति को विभिन्न नामों से जाना गया है। अनुसूचित जाति का अर्थ एवं परिभाषा है। कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल अनुसूचित जाति का अर्थ क्या है? व्हाट इज अनुसूचित जाति और इसकी परिभाषा क्या है, इसका हम उल्लेख करेंगे। अनुसूचित जाति जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप विकसित उस व्यवस्था के अंग है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही गैर अनुसूचित सवर्ण जातियां के लोग अपवित्र हो जाते हैं। उनको इन जातियों से पृथक रहने की व्यवस्था की गई तथा अनेक प्रकार की नियोक्ताएं निर्धारित की गई। साइमन कमीशन ने किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताए हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। क्या वह जाति उस जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है? क्या वह जाति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती? माने अनुसूचित जाति जो है उसको मंदिरों में प्रवेश में भी पहले नहीं दिया जाता था। क्या वह जाति स्कूलों, कुआं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है? क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण पुरोहित का कार्य कर सकते हैं? क्या उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि कार्य कर सकते हैं? क्या वह जाति ऐसी है जिसके हाथ से हिंदू पानी ले सकता है? क्या उस जाति का शिक्षित व्यक्ति समान सामाजिक आदान प्रदान में उस जाति के व्यक्ति के द्वारा समान समझा जाएगा? क्या वह जाति अपने ही अज्ञान, अशिक्षा और गरीबी के कारण दलित है? और क्या इनकी अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग नहीं हो सकती? तो इसका जो कारण बताया है, जो अनुसूचित जातियां को क्यों क्यों वंचित किया, कहाँ कहाँ वंचित किया जाता है, तो इसमें जो वंचित किया जाता है, उच्च जाति जो है उसके स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है। उन जाति का अगर निकट आ गया तो वह अपवित्र हो गया, तो अपवित्रता के भावना से उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। वह जाति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर में जो है सो अछूत जातियां प्रवेश नहीं कर सकता है। वह जाति कुआं, तालाब या चापाकल से पानी नहीं ले सकता है, उसको भी वंचित किया जाता है। उस जाति का काम पूजा पाठ करना नहीं है। उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि जो है सो उस सबसे बहिष्कार किया जाता है। क्या वह जाति ऐसी है जिसके हाथ से माने उस ऐसा जाति है उसको हिंदू जाति जो है पानी नहीं ले सकता है? उस जाति का शिक्षित व्यक्ति समान सामाजिक आदान प्रदान में उस जाति के व्यक्ति के द्वारा समान समझा जाएगा? नहीं। उस जाति का समान सामाजिक आदान प्रदान उस जाति के समान नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उस जाति का जो है सो उस जाति जो है सो निम्न जाति का पानी नहीं ले सकता है, उसका हाथ का छुआ नहीं पी सकता है। तो ये चीज़ जो है सो इसलिए उच्च और निम्न जातियों में भेद किया गया है। तो इसी को डिफरेंस जो है समझाया गया है इस टॉपिक में। क्या वह जाति अपने ही अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी के कारण दलित है? क्या इनके अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग नहीं हो सकती? क्या वह जाति अपने व्यवसाय के कारण दलित मानी जाती है? व्हाट इज वीकर सेक्शन, दलित, वुमेन एंड माइनॉरिटी? तो उसी में इसका वर्णन किया गया है। कमज़ोर वर्ग, दलित, स्त्रियां एवं अल्पसंख्यक। अब इसका जो है J.H. हटन साहब ने कुछ नियोक्ताओं के आधार पर अस्पृश्य जातियों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किए हैं। उनके अनुसार अस्पृश्य जाति वह है जो उच्च जाति की सेवा पाने के लिए अयोग्य है। माने अस्पृश्य जाति वह है जो उच्च जातियों के सेवा पाने के अयोग्य है। सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले व्यक्तियों जैसे नाई, धोबी, दर्जी, कहार आदि को सेवा पाने के लिए अयोग्य है। हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से निषेधित है, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग से वंचित है तथा घृणित पेशों से अलग होने में असमर्थ है। अब जो है D.N. मजूमदार साहब ने
DN मजूमदार साहब ने कहा है कि अनुसूचित जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं की शिकार हैं। इनमें से अनेक नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई है। द अनटचेबल कास्ट आर दोज हुज suffer from various social and political disability, many of which traditionally perspective and socially interest by the higher caste. The untouchable caste are those who suffer from various social and political disability, many of which traditionally perspective and socially enforced by the higher caste. व्हाट इज हायर कास्ट? हायर कास्ट का मतलब हो गया उच्च जाति। तो उच्च जाति का जो है सो निम्न जाति में क्या भेद है? इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अस्पृश्य जातियां सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रही है। ऐसा व्यवहार सवर्णों विशेषकर उच्च प्रभावशाली जातियों द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार मजूमदार ने अस्पृश्यता की सामाजिकता पर बल दिया है। तो अस्पृश्यता की सामाजिकता पर बल दिया है। अब GS घुरिये साहब ने अनुसूचित जातियों को पंचम श्रेणी यानी 4 वर्णों से बाहर की संज्ञा दी है। उनके अनुसार अनुसूचित जातियों को मैं उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इस समय लागू होने वाले अनुसूचित जातियों के कानून में है। इस प्रकार घुरिये साहब ने संवैधानिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत की अनुसूचित जातियों की व्याख्या की है। अनुसूचित जातियों की व्याख्या की है। अब KN शर्मा क्या कहते हैं? KN शर्मा के शब्दों में अस्पृश्य जातियां वो है जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। इस परिभाषा में शर्मा साहब ने पवित्रता का मतलब हो गया स्वच्छ और अपवित्रता का मतलब हो गया अस्वच्छ। माने पवित्र व्यक्ति का और अपवित्र व्यक्ति के धार्मिक सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान की है, जिसकी पुष्टि MN श्रीनिवास साहब ने कृतियों में स्पष्टता पाई जाती है। MN श्रीनिवास जो कृतियां हैं उनमें स्पष्टता इनकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति पवित्रता और अपवित्रता के हिंदू धर्म सिद्धांत से उत्पन्न है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था के कारण इन्हें मानवीय पृथकता से ग्रसित रहना पड़ा है। अपवित्र समझे जाने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक नियोक्ताएं उत्पन्न ही नहीं करती है, बल्कि इन्हें अमानवीय जीवन व्यतीत करने पर बाध्य भी करती है। साथ ही विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट पता लग गया है कि ऐसे जाति वालों को विभिन्न तरह के शोषणों का सामना करना पड़ता है। बिहार में मोची, मुसहर, पासी, दुसाध, धोबी आदि कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं। बिहार में मोची, मुसहर, पासी, दुसाध, धोबी आदि कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं। अब अनुसूचित जातियां की नियोक्ताएं। डिजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों की नियोक्ताएं क्या है? भारत में अनुसूचित जातियां एक लंबे समय से अमानवीय शोषण का शिकार रही है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय समाज में उनकी अवस्था का विवरण इस प्रकार किया गया है। सामाजिक दृष्टि से वे कोढ़ी है। कोढ़ी का अर्थ ये है जो अनुसूचित जातियां जो है भारतवर्ष के लिए अछूत समझा जाता है। आर्थिक दृष्टि से वे गुलामी से भी बदतर है। धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों जिन्हें हम भ्रम से भगवान का घर कहते हैं में प्रवेश निषिद्ध है। उन्हें उन्हीं आधारों पर जिन पर कि सवर्ण हिंदुओं को सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक नल, सार्वजनिक पार्क तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग निषेधित है। Socially they are lepers, economically they are rogues than self-religiously they are denied interest to place
mystical household of God. They are detained the use of the same terms as the caste Hindu of public roads, public school, public hospital, public wells, public taps, public marks and the like. माने socially they are lepers, economically they are rogues themselves, religiously they are denied entrance to place mystical hordes of God. They are denied the use of the same terms as the caste Hindu of public roads, public school, public hospital, public wells, public taps, public parks and the like. माने भारत में सार्वजनिक के साथ अपना अपना पब्लिक जो है बहुत कुछ बन गया। जैसे पब्लिक रोड बन गया, पब्लिक स्कूल बन गया, माने सरकारी स्कूल अलग होता है, पब्लिक स्कूल अलग होता है। पब्लिक स्कूल जो है अपना डायरेक्टर के अनुसार चलाता है, अपना डायरेक्शन के अनुसार चलाता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं रहता है। पब्लिक हॉस्पिटल भी बहुत खुल गया है। पब्लिक हॉस्पिटल में जो है सो डॉक्टर अपने तरीक़ा से इलाज करता है, उसमें किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। डॉक्टर खुद उस हॉस्पिटल का मालिक रहता है, उसको जैसे चलाना है वो पब्लिक हॉस्पिटल उसके अधीन रहता है। पब्लिक वेल्स हो गया, पब्लिक वेल्स और पब्लिक टेप्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया। पब्लिक पार्क्स में जो है जैसे अपना पार्क्स रहा उसमें टिकट काउंटर रहता है, अगर टिकट कटाए तो पब्लिक पार्क्स में आप घुस सकते हैं। सरकारी में सबको घुसने का अनुमति है, लेकिन पब्लिक में बिना टिकट का आप नहीं जा सकते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक पार्क्स जो है उस सब में जो है सो उसमें फीस लगता है तब काम होता है। तो पब्लिक जो है सो अपना हुआ, जो संस्था जिसका अधीन चलता है उसका वो मालिक रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद खासकर वर्तमान भारत में उनकी स्थिति में बदलाव आया है। यह बदलाव अधिकांशतः नगरीय समाज में देखे जाते हैं। गांव में आज भी कई अनेक निरयोग्यताएं के शिकार बने हुए हैं। इन निरयोग्यताओं को मूल रूप से 4 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। ये निम्न रूप है। पहला हो गया सामाजिक निरयोग्यताएं। सोशल डिजेबिलिटी क्या है? व्हाट इज सोशल डिजेबिलिटी? अनुसूचित जातियों को समाज में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। उनके स्पर्श देखने और पास बिठाने से अपवित्र हो जाने की धारणा बनी रहे। उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उनका निवास स्थान विशेषकर उच्च जाति के लोगों से दूर हुआ करते हैं। उन्हें शिक्षा देने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए वे शिक्षा से दूर रहे। सार्वजनिक स्थानों, कुआं, तालाबों, मैदानों आदि के उपयोग से वंचित रहे। वे ब्राह्मण, नाई, धोबी, कहार आदि की जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत सेवा पाने से वंचित रहे। आर्थिक निरयोग्यता, इकोनॉमिक डिजेबिलिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक डिजेबिलिटी? आर्थिक निरयोग्यताएँ क्या है? तो व्हाट इज इकोनॉमिक डिजेबिलिटी के अंतर्गत आर्थिक निरयोग्यताएँ अनुसूचित जातियाँ आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर रही। ये लोग अपनी इच्छानुसार पैसा नहीं कर सकते थे। वे अपने परंपरागत, अपवित्र और गंदे समझे जाने वाले पैसे से जुड़े रहे। ये अंग्रेज़ों के समय से ही भूमि के स्वामी नहीं रह पाए। ये भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में काम करते रहे। इनसे बेगार ली जाती रही। धनी जाति के लोग इनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें अपने परिश्रम के बदले कम से कम मजदूरी दी जाती है। परंपरागत रूप से ये अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छा भोजन करने और मनोरंजन पाने के अधिकारी नहीं समझे गए। धार्मिक निरयोग्यताएँ क्या है? व्हाट इज रिलीजियस डिजेबिलिटी? धार्मिक निरयोग्यताएँ अनुसूचित जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं रहा है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते। धार्मिक प्रवचनों और उपदेशों के श्रवण से वंचित रहे। ब्राह्मण इनके यहाँ धार्मिक उत्सवों पर पुरोहिती नहीं कर सकते। धर्म संबंधी पवित्र नदी और तालाब में नहाने और पानी लेने के अधिकारी नहीं समझे गए। वे यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते थे। वे विभिन्न संस्कारों के करने से वंचित रहे हैं। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने लायक समझे गए। सामान्य शमशान घाट पर अपने मुर्दों को नहीं जला सकते। माने शमशान घाट जो है वो माने उसमें भी जो है सो विभिन्न का शमशान घाट अलग अलग रहता है, और जिसका पब्लिक शमशान घाट रहता है उसका अपना। लेकिन शमशान घाट में भी जो है सो ऐसा है जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठान जो है नहीं करने लायक समझे गए हैं, और शमशान घाट पर भी मुर्दों को नहीं जला सकते।
उसमें माने अछूत जातियों को उसमें नहीं जला सकते हैं। राजनीतिक नियोक्ता है पॉलिटिकल डिजेबिलिटी। व्हाट इज पॉलिटिकल डिजेबिलिटी क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनुसूचित जातियां ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गया उसके बाद जो है अनुसूचित जातियां ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रहे। किसी सम्मानित पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक समयों में वो वोट नहीं दे पाते थे। किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेना उनके लिए निषिद्ध जैसा था। उन्हें शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने, किसी प्रकार का सुझाव देने और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का भी अधिकार काफ़ी धीमी गति से प्राप्त होने लगा। चुनाव में धन के अत्यधिक खर्च के प्रचलन से विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन जातियों के लोगों को, जो मूलतः गरीब है, राजनीति के लिए निर्योग्य ही समझा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियां अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रही है। ये निर्योग्यताएं ही उनकी वास्तविक विशेषताएं हैं जो उन्हें शेष हिंदू समाज से पृथक कर देती है। इनकी निर्योग्यताएं समाप्त करने हेतु काफ़ी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयत्न किए गए, लेकिन इनकी निर्योग्यताएं आज भी विशेषकर गाँव में देखी जा सकती है। अनुसूचित जातियों के लिए सुधारवादी कार्यक्रम, एमेलिएटिव प्रोग्राम फॉर शेड्यूल कास्ट। अब एमेलिएटिव प्रोग्राम फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए सुधारवादी कार्यक्रम। अनुसूचित जातियां शताब्दियों से अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं से ग्रसित रही। इनकी दयनीय अवस्था को देखकर स्वतंत्रता के पूर्व से ही व्यक्तिगत और संस्थाओं के माध्यम से प्रयत्न किए गए। इनमें महात्मा गांधी दलित वर्ग मिशन, अखिल भारतीय दलित संघ, हरिजन सेवक संघ, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि के नाम महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता पश्चात सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो सुधारवादी प्रयत्न किए गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएं को दूर करने के लिए अनेक नियम बने। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेशाधिकार से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार हर प्रकार की शिक्षा संस्था में सबको प्रवेश का अधिकार होगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की विशेषताएं अनुसूचित जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक न्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1935 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1988, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता बरतने वाले तथा उसे प्रोत्साहित करने वाले को कारावास तथा जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। नागरिक संरक्षण कानून 1976 के अंतर्गत अस्पृश्यता अपराध के लिए दंडित व्यक्ति संसद और विधानसभा में खड़े नहीं हो सकेंगे। साथ ही अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस बिना शिकायत के कार्रवाई कर सकेगी।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1988 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अत्याचारों को रोकना है। कल्याणकारी तथा सलाहकार संस्थाएं वेलफेयर एंड एडवाइजरी बॉडीज संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जांच पड़ताल करने तथा इनको कार्य रूप देने के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने तथा सलाह देने के लिए राष्ट्रपति ने एक आयुक्त की नियुक्ति की है, जिन्हें 10 सहायक आयुक्त मदद करते हैं। प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। हरिजन कल्याण कार्यों में संसद सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित किया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित। चौथा पॉइंट हो गया, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित। सीट रिजर्व इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। प्रादेशिक परिषदों, स्थानीय संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रहते हैं। सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित। सीट रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। अनुसूचित जातियों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों की नौकरियों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति इस नौकरियों में अधिक से अधिक हो सके, इस उद्देश्य से आयु सीमा में छूट और योग्यताओं के मानदंड में रियायत दी गई है। साथ ही उच्च पदों पर भी पदोन्नति हेतु आरक्षण है। शिक्षा संबंधी सुविधाएं। अब शिक्षा संबंधी सुविधाएं एजुकेशनल फैसिलिटीज़। इस संदर्भ में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं इस प्रकार हैं। स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित छात्रों एवं छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैट्रिक परीक्षा के उपरांत परीक्षाओं को पढ़ाई की विविध प्रतियोगिताएं परीक्षा IAS, IPS आदि के लिए ट्रेनिंग एवं कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकारों के द्वारा भी शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाती है, यथा छात्रवृत्ति, आवास आदि। आर्थिक सुविधाएं इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़। व्हाट इज इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़? आर्थिक सुविधाएं क्या हैं? अनुसूचित जातियों की आर्थिक उन्नति हेतु उन्हें अनेक प्रकार की आर्थिक सुविधाएं दी जाती है। इन्हें सरकार की ओर से निवास एवं कृषि योग्य भूमि प्रदान की गई है। इन्हें तकनीकी एवं पैसा संबंधी शिक्षा दी जाती है। साथ ही खेती, कुटीर उद्योग धंधे तथा सहकारिता को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित करने के संबंध में सरकार विशेष प्रयत्नशील है। अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना हुई। यह निगम इन परिवारों को ऋण सहायता दिलाने में सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त ये निगम विविध व्यवसायों, छोटी दुकानों, उद्योगों, वाहनों आदि को भी वित्तीय सहायता देते हैं। साथ ही ये निगम कुओं और सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। साथ ही विकास संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में स्पष्टतः इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यथा समेकित ग्रामीण विकास योजना, जमाहा रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आदि। अब व्हाट इज समेकित विकास ग्रामीण योजना? समेकित ग्रामीण विकास योजना क्या है, जमाहा रोजगार योजना क्या है और इंदिरा आवास योजना क्या है? जैसे आज जमाहा रोजगार योजना जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इंदिरा आवास योजना जो है इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार सुलभ शौचालय योजना क्या है? सुलभ लैट्रिन प्रोग्राम। व्हाट इज सुलभ शौचालय योजना? अनेक राज्यों में सुलभ शौचालय की योजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत सूखे शौचालय को पानी वाले शौचालय में बदलने की व्यवस्था है।
इससे मेहतर, भंगी एवं अन्य अनुसूचित जाति वालों को मैला ढोने से मुक्ति मिलने लगी। साथ ही उसके स्थान पर अन्य कोई दूसरा व्यवसाय करने लगे हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान। व्हाट इज पंचवर्षीय योजनाएं? अब 5 ईयर प्लान क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक योजना में विशेष कार्यक्रमों के आकार पर निवेश में वृद्धि ही होती जा रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का व्यय 30.05 करोड़ रहा। द्वितीय योजना 1956 से 1961 में 79.5 करोड़ व्यय रहा। और तृतीय योजना 1961 से 1966 में 140 करोड़ रहा। 140 करोड़ का अर्थ हुआ 100 करोड़ माने 100 अरब 40 करोड़। चतुर्थ योजना जो रहा 1969 से 1974 में 172.40 करोड़ माने 172.40 करोड़। पंचम योजना में 1974 से 1979 में 296.19 करोड़ माने 296.19 करोड़ रहा। और छठी योजना में 1980 से 85 में 1337.21 करोड़ तथा सातवीं योजना में 1985 से 90 में 15 से 21.42 करोड़ राशि व्यय की गई। इन लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकारें भी काफ़ी राशि व्यय करती रही है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। इसका लाभ कुछ हद तक उनको मिला भी है, लेकिन सुधार की जितनी अपेक्षाएं की गई थी उतना अभी नहीं हुआ है। यह सुधार शहरों में अधिक देखा जा सकता है। गांव में ये जातियां आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। शहर में जो है सो अधिक डेवलप हुआ है, लेकिन गांव में उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। वर्तमान भारत में अनुसूचित जातियों की स्थिति। पोजीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन प्रेजेंट इंडिया। अब प्रेजेंट इंडिया में अनुसूचित जातियां की क्या स्थिति है? वर्तमान भारत में अनुसूचित जातियों की स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत सुधार हुआ है। ऐसा माना गया है कि स्वतंत्रता के 61 वर्षों बाद भी अनुसूचित जातियों के नाम पर कुछ ही लोगों की प्रगति का स्तर बढ़ा है। वैसे अधिकांश की समस्याएं आज भी बहुत गंभीर है। सरकारी प्रयत्न और गैर सरकारी प्रयत्नों से उनकी स्थिति में बदलाव आया है। इन लोगों के कल्याण और विकास के लिए बनाई गई अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं किया गया है। पहले की तुलना में अब उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। इनकी वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार जाना जा सकता है। संख्यात्मक शक्ति, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। व्हाट इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है? 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10.623 करोड़ है, यानी पूरे देश की 6.7% है। पूरे देश की अनुसूचित जातियां की संख्या 22.3%, उत्तर प्रदेश में 11.4%, पूर्वी बंगाल में 9.6%, बिहार में 8.5%, तमिलनाडु में 7.6%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 5.6%, राजस्थान में 5.3%, कर्नाटक में 4.3%, पंजाब में 4.3%, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियां थीं। इनमें अधिकांश गांवों में रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं। सामाजिक स्थिति, सोशल पोजीशन। व्हाट इज सोशल पोजीशन क्या है? सामाजिक स्थिति क्या होता है? अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनका लाभ लेने वाले यानी जो शिक्षित हो गए, सरकारी पैसा या अन्य सुनिश्चित व्यवसाय में चले गए, उन्हें व्यवहारिक धरातल पर कम ही सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।
उच्च एवं प्रभावशाली जाति के लोग ऐसे विशिष्ट योग्यता वाले बीडीओ और जिलाधिकारी अनुसूचित जातियों और सामाजिक संपर्क रखने लगे। संवैधानिक और सरकारी प्रयत्नों के कारण अनुसूचित जातियों को हिंदुओं के धर्म स्थलों में प्रवेश का अधिकार मिल गया है। प्रभावशाली जातियों के दबदबे के कारण कई गांवों में आज भी वे अपने इस अधिकार का उपयोग बहुत कम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों परियोजनों में साधारणतया ब्राह्मण राजनीतिक स्थिति हो गया। अब जो है अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव। सजेशन फॉर एलिमिनेशन इन द पोजीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब शेड्यूल्ड कास्ट में क्या होता है? व्हाट इज सजेशन फॉर एलिमिनेशन इन द पोजीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव। अनुसूचित जातियों की जो समस्याएं रही उसे दूर करने के लिए जो भी संवैधानिक प्रयत्न हुए उससे उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति को एक सम्मानजनक स्वीकृति मिली है। समानतया अनुकूल जनमत का निर्माण भी हुआ है। इस दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों की समस्याओं को सुलझाने में सामाजिक कानून सहायक हुए हैं, लेकिन केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए व्यावहारिक और संगठित सामाजिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। आज भी गांव में वे अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित है। इनके लिए एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है। अतः अनुसूचित जातियों की बेहतर स्थिति के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। अगर ये निम्न प्रकार हैं। पहला हो गया शिक्षा का प्रसार, सेपरेटिंग ऑफ एजुकेशन। दूसरा हो गया हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, स्वस्थ जनमत। तीसरा हो गया सामाजिक संपर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। चौथा हो गया जाति व्यवस्था की संरचना में आवश्यक परिवर्तन, रिक्वायर्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम। पाँचवा हो गया उचित निवास स्थान। छठा हो गया शारीरिक श्रम के लिए आदर। सातवां हो गया विकास कार्यक्रमों से संबंधित। अब सातों पर हम डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। जो मैंने 7 पॉइंट है उसमें जो है विशेष व्याख्या किया जाएगा। जो शिक्षा का प्रसार क्या है, स्वस्थ जनमत क्या है, सामाजिक संपर्क का विकास क्या है, जाति व्यवस्था की संरचना में आवश्यक परिवर्तन क्या है, उचित निवास स्थान क्या है, शारीरिक श्रम के लिए आदर क्या है, विकास कार्यक्रमों से संबंधित में क्या है। तो अब जो पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। किसी भी तरह के सुधार और विकास का आधार शिक्षा है। शिक्षा का प्रसार अनुसूचित जातियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अंतर्गत सामान्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा समाज शिक्षा सभी सम्मिलित है। शिक्षा का रूप जो भी हो वह अंधकार मिटाएगी, अंधविश्वास दूर करेगी, जागरूकता बढ़ाएगी और संस्कृति मनोभाव को दूर करेगी। साथ ही शिक्षा से अनुसूचित जातियों को अपनी आर्थिक और सामाजिक अनदशाओं को सुधारने में सुविधा होगी। माने शिक्षा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अनुसूचित जातियों को अपनी आर्थिक और सामाजिक अनदशाओं को सुधार करने में सुविधा होगी। स्वस्थ जनमत, व्हाट इज स्वस्थ जनमत? हेल्दी पब्लिक ओपिनियन क्या है? व्हाट इज हेल्दी पब्लिक ओपिनियन? अनुसूचित जातियों की समस्याओं को स्वस्थ जनमत के माध्यम से समझा जा सकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता और अधिक है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में प्रचार, सामाजिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष उपदेश, पवित्रता की सही व्याख्या आदि सहायक हो सकते हैं।
इसके माध्यम से समाज के सवर्ण लोगों के हृदय और मस्तिष्क को इस तरह प्रभावित किया जाए कि अनुसूचित जातियों की समस्या को समझे और उनसे सहानुभूति रखे, तभी सुधार संभव है। कानून बनाकर इन्हें अधिकार दिए जा सकते हैं, नौकरियों में स्थान सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़े लिखे लोगों को समझाया जा सकता है, परंतु भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामवासियों को नहीं समझाया जा सकता है। इसके लिए स्वस्थ जनमत की आवश्यकता है। ऐसे जनमत विस्तार में सरकारी कर्मचारियों को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि उनके बीच अनुसूचित जाति के प्रति सहानुभूति विकसित कराकर ही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकता है। तो स्वस्थ जनमत में ये हो गया। अब सामाजिक संपर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। अनुसूचित जातियों की मूल समस्या विकट सामाजिक दूरी की रही है। व्यवहारिक तौर पर सवर्ण, विशेषकर संपन्न जाति के लोग इनसे सामाजिक संपर्क, खान पान और विवाह अवसर पर संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इससे दूरी बढ़ती ही जाती है। आवश्यकता है कि सामाजिक, धार्मिक उत्सव, त्यौहार, सम्मेलन का आयोजन हो, उनमें सभी जाति के लोगों को सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया जाना चाहिए। इस कार्य में गांव व शहर के सवर्ण नेताओं, शिक्षित समाज सुधारकों एवं अन्य को आगे आना समय की मांग है। सामाजिक दूरी को दूर नहीं किया गया तो इसका भीषण दुष्परिणाम पूरे समाज को और अधिक भुगतना पड़ेगा। जाति व्यवस्था की संरचना में आवश्यक परिवर्तन। रिक्वायर्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम। व्हाट इज रिक्वायर्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम? अनुसूचित जाति की अवधारणा मूलतः जाति व्यवस्था की संरचना का परिणाम है, लेकिन जाति व्यवस्था को समाप्त करना कठिन है। इसे न तो कानून के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और न इसकी भूमिका को समाज द्वारा नकारा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जाति व्यवस्था की संरचनात्मकता यानी जाति संस्करण में अनुसूचित जातियों के निम्नतम स्तर के बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अनुसूचित जातियों के प्रति उच्च जातियों की जो परंपरागत नकारात्मक धारणाएं हैं वे जाति व्यवस्था को कलंकित करती है। इस संदर्भ में शिक्षा प्रचार के माध्यम से सामाजिक सद्भावना प्रसार विशेषकर सवर्ण जातियों के बीच किया जाए, ताकि जन्म के आधार पर प्राप्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व समाज में सर्वोपरि हो सके। इससे अनुसूचित जातियों को भी जन्म के आधार पर निम्न नहीं समझा जाएगा। उचित निवास स्थान, प्रॉपर हैबिटेशन। व्हाट इज प्रॉपर हैबिटेशन? अनुसूचित जातियों का निवास स्थान परंपरागत रूप से सवर्णों, विशेषकर उच्च जातियों के अगल बगल नहीं होते। इनमें अधिकांश के निवास गांव से बाहर होते हैं, साथ ही रहने योग्य व स्वास्थ्यप्रद नहीं होते। इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ सामाजिक दूरी को बढ़ावा देते हैं। उनके मानसिक स्तर पर भी नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि उन्हें मुख्य बस्तियों में रहने की सुविधा दी जाए तथा नगर में मकानों के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इस क्षेत्र में सरकार का सक्रिय योगदान सहायक होगा। सरकार का जो है सक्रिय योगदान जो है सहायक होगा। शारीरिक श्रम के लिए आदर, रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल फिजिकल लेबर। भारत में आमतौर पर शारीरिक श्रम करने वालों को है दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी एक कारण है कि अनुसूचित जातियों के प्रति निम्न भावना का होना। ये जातियां मूल रूप में शारीरिक श्रम से संबंधित कार्य से जुड़े रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शारीरिक श्रम के प्रति आदर के भाव हो। इस संदर्भ में उचित लगता है कि सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक कानून में परिवर्तन लाकर पारिश्रमिक अधिक बढ़ाए। साथ ही पढ़े लिखे सजग सवर्णों की भूमिका विशेषकर कारगर हो सकती है। विकास कार्यक्रमों से संबंधित, रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो विशेषकर गांव में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लिए समस्याएं कुछ भिन्न प्रकार की एवं अधिक भी होती है। इन्हें सामान्य मानव के रूप में कम से कम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं रहती है।
एक तरफ भूमिहीन और सामाजिक बिलगाव से ग्रसित, दूसरी तरफ निवास की समस्या, पीने के पानी की समस्या और रोजगार की समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की बात तो दूर है। स्वस्थ भारत के लिए इन समस्याओं का समाधान आवश्यक रूप से देश हित में है। इस संदर्भ में सामुदायिक विकास योजना, ग्राम पंचायत, ग्रामीण नेता, समाज सुधारकों और राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही गैर सरकारी संस्था इस संदर्भ में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। उनकी भूमिका विस्तार की अभी काफ़ी आवश्यकता है। इन उपर्युक्त सुझावों के माध्यम से काफ़ी हद तक अनुसूचित जातियों की समस्याएं दूर हो सकती है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसूचित जातियों को स्वयं अपने आप में बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ यह इंगित करना आवश्यक लगता है कि आम अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए अभिजात वर्ग इलाइट को आगे आना होगा, ताकि संबंधित आम लोगों को संगठित किया जा सके और विकास हेतु नेतृत्व उनके बीच के लोग संभाल सके। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निदान में सजग सवर्णों के साथ अनुसूचित जाति के अभिजनों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। तभी इन जातियों के साथ देश का कल्याण संभव है। माने देश का कल्याण तभी संभव है जब अनुसूचित जातियों की समस्याओं को निदान एवं सजग सवर्णों के साथ अनुसूचित जातियों के अभिजनों के सक्रिय सहयोग में अपेक्षा हो। इस प्रकार जातियों के साथ साथ देश का भी कल्याण संभव है। अब वोमेन, स्त्रियां क्या है? व्हाट इज वोमेन? स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। मगर अगर स्त्री नहीं रहेगा तो देश माने पूरा सृष्टि नहीं चलेगा, और सृष्टि नहीं चलेगा तो फिर वंश आगे नहीं बढ़। स्त्री जो है, स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। माने स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। किसी के एक के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर स्त्री नहीं होगा और खाली पुरुष रहेगा तभी समाज नहीं चलेगा, और खाली पुरुष रहेगा स्त्री नहीं रहेगा तभी समाज, तो दोनों आधारशिला है, दोनों का रहना जरूरी है। इसके बावजूद स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं मानी जाती रही। पुरुष जो है, पुरुष के सामने स्त्रियों का उतना वैल्यू नहीं रहा है, माना जाता है। इनका मूल कार्य प्रजनन करना, घर की देखभाल करना और पुरुषों के अधीन रहना माना गया है। स्त्रियां का काम जो है प्रजनन करना, यानी बच्चा पैदा करना, घर की देखभाल करना और पुरुषों के अधीन रहना माना गया है। समाज में सदियों से उन्हें निम्न स्थिति में रहना पड़ा है। समाज में स्त्रियां जो है उसको निम्न स्थिति में रहना पड़ा है। स्त्रियों को उतना पुरुष के बराबर नहीं माना गया है। विभिन्न युग में भारतीय स्त्रियों की स्थिति अब क्या है? पोजीशन ऑफ इंडियन वोमेन थ्रू द एज। यद्यपि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को बड़े ही आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदू दर्शन में स्त्रियों को अर्धांगिनी के रूप में चित्रण किया गया है। देवियों के विभिन्न रूपों सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा आदि स्त्री का रूप में ही वर्णन मिलता है, और यहाँ तक कि भारत को भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। परंतु व्यवहार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं देखी गई तथा उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। भारतीय समाज के विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति एक समान नहीं रही। उनकी स्थिति उतार चढ़ाव की कहानी प्रस्तुत करती रही है। अतः स्त्रियों की स्थिति को प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है। अब वैदिक काल में स्त्रियां, वोमेन इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल ईसा पूर्व 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का माना जाता है। इसमें स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं थी, उन्हें पुरुषों के समान समझा जाता था। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उस काल में स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। उन्हें जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता थी, विधवा पुनर्विवाह की स्वतंत्रता थी, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। घरेलू जीवन में आज़ादी थी और उन्हें अर्धांगिनी माना जाता था। धार्मिक कृतियों और वार्तालापों में सक्रिय रूप में भाग लेती थी।
आर्थिक क्रियाकलाप में उनकी सहभागिता थी। इस प्रकार उस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पुरुषों के अधीन नहीं माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां, वोमेन इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। अब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां का स्थिति क्या है? उत्तर वैदिक काल ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर ईसा बाद लगभग 4वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में कमी आई। उस काल में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। कम आयु में विवाह का प्रचलन बढ़ा। विधवा विवाह पर रोक होने लगी। शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगने लगा। पति को परमेश्वर माने जाने का क्रम चला। सती प्रथा का आगमन हुआ। बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में आई। धार्मिक कृतियों और वार्तालापों में भागीदारी में कमी आने लगी। स्त्रियों का परम कर्तव्य प्रजनन, पति सेवा और पारंपरिक कार्यों का निर्वाह माना गया। अब धर्मशास्त्र काल में स्त्रियां, वोमेन इन द धर्मशास्त्र पीरियड। अब धर्मशास्त्र पीरियड में स्त्रियां का क्या है? धर्मशास्त्र काल में 4वीं सदी के बाद से 10वीं सदी तक का माना जाता है। इस काल में विभिन्न स्त्रियों एवं हिंदू धर्मशास्त्रों की रचना की गई। इन रचनाओं में मनु स्मृति सर्वप्रमुख माना गया। इस काल में स्त्रियों को जन्म से मरण तक पुरुषों के अधीन कर दिया गया। कम से कम आयु में विवाह प्रारंभ हुआ। पर्दा प्रथा चरम सीमा पर पहुंच गई। विधवा विवाह को पाप बतलाया गया। शिक्षा से वंचित रखा गया। धार्मिक विचार विमर्श की अनुमति नहीं रही। पतिव्रता धर्म को प्रशंसनीय बनाया गया। सती होना सर्वोत्तम माना गया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और कमी आई। मध्यकाल में स्त्रियां, वोमेन इन द मिडीवल पीरियड। अब मध्यकाल में स्त्रियां का क्या पोजीशन रहा? व्हाट इज वोमेन इन द मिडियल पीरियड। मध्यकाल में स्त्रियां, मध्यकाल 11वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और अधिक गिरावट आई। पर्दा प्रथा इस सीमा तक पहुंच गई कि स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में बंद होना पड़ा। शिक्षा पूर्ण रूप में समाप्त हो गई। विवाह 4-5 वर्ष की आयु में होने लगा। विधवा विवाह की कल्पना भी पाप माना गया। विवाह बंधन को तोड़ना असंभव और धर्म विरोधी माना गया। इस काल में स्त्री भोगिया मात्र बन गई। यद्यपि इस काल में रामानुचार्य, चैतन्य, नानक, मीरा, कबीर, रामदास, तुलसी और तुकाराम आदि के भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों में परिवर्तन और सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। पर्दा प्रथा समाप्त हुई। स्त्रियों ने कथा और भजन कीर्तन में भाग लेना प्रारंभ किया। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन प्रारंभ हुए। इस प्रकार शिक्षा का क्रम बना। लेकिन फिर भी इस काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न रही। इस काल में भी स्त्रियों की स्थिति निम्न रही। अब निम्न काल में स्त्रियां, वोमेन इन द ब्रिटिश पीरियड। व्हाट इज वोमेन इन द ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेज काल में स्त्रियां का क्या पोजीशन रहा? अंग्रेज काल 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक यानी 200 वर्षों का माना जाता है। अंग्रेजी शासन के इन 200 वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। सती प्रथा बंद हुई। बाल विवाह गैर कानूनी माना जाने लगा। पर्दा प्रथा खत्म हुई। स्त्रियों का शिक्षण क्षेत्र में आगमन हुआ। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिला। आर्थिक क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी बढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में गांधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों ने खुलकर भागीदारी निभाई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव प्रारंभ हुआ। वर्तमान काल में स्त्रियां, वोमेन इन द प्रेजेंट पीरियड। व्हाट इज वोमेन इन द प्रेजेंट पीरियड। इस काल को मूलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। स्वतंत्र भारत में लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं बरते जाने का प्रावधान है, जो संविधान में वर्णित है। संविधान ने स्त्रियों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया है। सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को इच्छानुसार विवाह की स्वतंत्रता है। उन्हें विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह और विधवा विवाह की स्वतंत्रता है। शिक्षा क्षेत्र में अक्सर देखी जा रही है। आर्थिक क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति बदली हुई है। वे किसी भी पैसा और व्यापार व्यवसाय से जुड़ी देखी जाती है। पिता और पति की संपत्ति में आज उन्हें अधिकार प्राप्त है। समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करती है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें मतदान करने,
चुनाव लड़ने एवं अन्य क्षेत्रों में भागीदारी मिलती है। इतना ही नहीं, आज उन्हें अपने संगठन बनाने के अवसर प्राप्त हैं जिनसे वे अपनी समस्याओं का निदान कर सके। तो वर्तमान काल में स्त्रियां जो है उसको पावर दिया गया, उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया, उन्हें संपत्ति में भी अधिकार दिया गया, उन्हें मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। तो वर्तमान काल में स्त्रियों के पोजीशन में सुधार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में उतार चढ़ाव की रही है। खासकर 1947 के बाद से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में वह पुरुषों के बराबर दिखती है। आज स्त्रियों को वर्तमान काल में पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया गया है, उसे हर एक क्षेत्र में अधिकार दिया गया। वह चुनाव भी लड़ सकता है, मतदान भी कर सकता है और संपत्ति में भी अधिकार ले सकता है, घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता है, कोई भी कपड़ा पहन सकता है, कोई भी ड्रेस पहन सकता है, कहीं भी घूमता, विभिन्न परिस्थितियों में उसे आज़ादी दी गई है। कहने का अर्थ ये है पुरुष और स्त्री आज बराबर के समान हो गया है। आज पुरुष भी जो काम करेगा स्त्री भी कोई काम कर सकता है। आज तो बड़े बड़े शहरों में स्त्रियां ट्रक भी चलाती है और उसका जो है सो मतलब विभिन्न पोजीशनों में काम करती है। तो स्त्रियों और पुरुषों को आज बराबर का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में उतार चढ़ाव की रही है। खासकर 1947 के बाद से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में वे पुरुषों के बराबर दिखती है। जीवन के हर एक क्षेत्र में वह आज पुरुषों के बराबर दिखती है। भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण कॉजेज ऑफ लोअर पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन, भारतीय स्त्रियों की स्थिति को विभिन्न कालों में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों की तुलना में उनकी स्थिति निम्न से निम्न होती चली गई। स्त्रियों की निम्न स्थिति एक या दो कारणों का परिणाम नहीं है, यह अनेक कारणों का परिणाम है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों की व्याख्या निम्न प्रकार है। अशिक्षा, लिटरेसी, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, हिंदू धर्म, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, इस्लामिक शासन, वैवाहिक नियम, पुरुष प्रधान समाज। तो भारतीय स्त्रियों की स्थिति को विभिन्न कालों में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों की तुलना में उनकी स्थिति निम्न से निम्न होती चली गई। स्त्रियों की निम्न स्थिति एक या दो कारणों का परिणाम नहीं है, यह अनेक कारणों का परिणाम है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों की व्याख्या निम्न प्रकार है। पहला हो गया अशिक्षा। व्हाट इज अशिक्षा? लिटरेसी क्या है? व्हाट इज लिटरेसी? भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अशिक्षा रही है। वैदिक काल के बाद से ही स्त्रियों को शिक्षा से दूर करने की क्रिया प्रारंभ हो गई। शिक्षा के अभाव में वे अनेक अंधविश्वासों, कुसंस्कारों से घिर गई। फलतः उनका दिल और दिमाग संकुचित होता चला गया। फिर वे अपनी सीमित कार्यों से इस प्रकार जुड़ गए कि उनका बाहर निकलना संभव नहीं हो सका। और शिक्षा के कारण उनका एकमात्र कार्य प्रजनन करना यानी बच्चा पैदा करना, लालन पालन करना और पति सेवा हो गया। माने स्त्रियां का एकमात्र कार्य जो रह गया अशिक्षा के कारण वो हो गया प्रजनन करना यानी बच्चा पैदा करना, लालन पालन करना, उसका लालन पालन करना और पति सेवा हो गया। आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। व्हाट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी? भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का दूसरा प्रधान कारण आर्थिक निर्भरता रही है। आर्थिक मामलों में स्त्रियां जन्म से मरण तक पुरुषों पर निर्भर रही। प्रारंभ में पिता पर, मैंने जब स्त्रियां जो है प्रारंभ में पिता पर, विवाह के बाद पति पर और फिर वृद्धावस्था में पुत्र पर। मन स्त्रियां का 3 पोजीशन रहता था। जब वह कुमारी रहती थी तो पिता पर, शादी के बाद पति पर और विवाह के बाद जो है माने वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर रहती थी। इस निर्भरता ने स्त्रियों को इतना निम्न स्थिति में ला दिया कि पुरुषों के बराबर होने की बात सोचना भी उनके लिए असंभव प्रतीत होने लगा। हिंदू धर्म। व्हाट इज हिंदू धर्म क्या है? भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म कहा गया है। इस धर्म ने पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ बतलाया तथा ये संदेश दिया कि पुरुष और स्त्री का कार्य एक समान नहीं हो सकता। उनके अनुसार
स्त्रियां से मां और गृहिणी के कार्यों की आशा की गई और पुरुषों से राजनीतिक और आर्थिक कार्यों की आशा की गई। हिंदूवाद के आदर्शों ने पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ माना तथा जीवन पर्यंत स्त्रियों को पुरुषों पर आश्रित बना दिया। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली क्या है? व्हाट इज जॉइंट फैमिली? भारतीय समाज का एक मूल आधार संयुक्त परिवार व्यवस्था रहा है। इस व्यवस्था ने विभिन्न रूपों में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया है। एक तरफ बचपन से ही लड़का और लड़की के अंतर को स्पष्ट करते हुए लड़कियों को अधिक दबाकर रखा गया। घर की चारदीवारियों में स्त्रियों को रखना सम्मान का घोतक बताया गया। साथ ही उपदेशों के माध्यम से पुरुषों की महत्ता स्पष्ट की गई। पति सेवा की शिक्षा दी गई तथा गृह कार्य एकमात्र कार्य माना गया। इस परिवेश में स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली गई। माने स्त्रियों की स्थिति जो है निम्न से निम्नतर होकर चली गई। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। व्हाट इज कास्ट सिस्टम? भारतीय समाज का दूसरा मूल आधार जाति व्यवस्था रहा है। इस व्यवस्था ने भी स्त्रियों को निम्न स्थिति प्रदान करने में योगदान दिया है। एक तरफ इसने सार्वजनिक कार्यों और क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता पर अंकुश लगाया, दूसरी तरफ इस व्यवस्था के द्वारा लड़कियों के लिए जल्द विवाह होना उचित बतलाया गया। इस क्रम में 4 और 5 वर्षों की आयु में ही लड़कियों का विवाह होने लगा। माने पहले जो लड़कियों का विवाह होता था वह 4 और 5 वर्षों में ही लड़कियों का विवाह 4-5 वर्ष में ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था। विवाह का अर्थ ये हुआ जो पहले के सोसाइटी में बहुत बच्चे में उसका संबंध जोड़ दिया जाता था, जो इस बच्ची का शादी इसके साथ होगा, और बच्चे में ही उसका निर्धारण कर दिया जाता था जो इस बच्ची का शादी इस बच्चे के साथ होगा। 4-5 वर्ष में उसका फाइनल कर दिया जाता था और 16-18 वर्ष होते होते उसका शादी कर दिया जाता था। फिर विधवा विवाह पर निषेध लगा तथा सती प्रथा को लागू किया गया। इस्लामिक शासन, भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण इस्लामिक शासन कहा जाता है। जब भारत में मुसलमान शासकों का आधिपत्य हुआ तो उस काल में स्त्रियों की स्थिति में और अधिक गिरावट आई। इस्लामिक शासन में हिंदुओं ने भी मुसलमानों की तरह पर्दा प्रथा को अपनाया। इस क्रम में स्त्रियों का कार्य क्षेत्र सीमित हो गया। अब वे मूलतः पारिवारिक कार्यों से जुड़ी मुस्लिम नवाबों और जागीरदारों को बुरी नज़र से बचने के लिए आमतौर पर बाल विवाह होने लगा तथा हिंदूवादी आदर्शों को और अधिक कठोरता से लागू किया गया। अब 7वां पॉइंट हो गया वैवाहिक नियम, मैरिटियल रूल्स। व्हाट इज वैवाहिक नियम? मैरिटियल रूल्स क्या होता है? भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण वैवाहिक नियम भी है। इन नियमों में कन्यादान, बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह निषेध, बहुपत्नी विवाह एवं सती प्रथा के प्रचलन ने स्त्रियों को निम्न से निम्नतर बना दिया। अब 8वां पॉइंट हो गया पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब पुरुष प्रधान समाज क्या है? भारतीय समाज को पुरुष प्रधान माना जाता रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की प्रभुता को स्वीकार किया गया, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए रस्म रिवाज, रहन सहन एवं जीवन मूल्यों में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा गया। इसलिए पुरुष प्रधान भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न रही है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति अनेक कारणों का परिणाम है। तो ये 8 पॉइंट हो गया और क्लास अभी 1 घंटा का हुआ है। तो ये वीडियो 1 घंटा का हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सोशलॉजी संबंध विषय पर A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत VVIP इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी है। इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन रहता है, तो इम्पोर्टेंट उपयोगी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर आगे वर्णन किया जाएगा। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय